तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसको कि एग्जाम की दृष्टि से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है कि अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक विकास किस तरीक़ों से किया गया और कौन कौन से पीरियड में कौन से नियम लागू किए जो कि वो अब सही ढंग से अपना शासन को सुचारू कर सके। उसने जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियाँ अपनाई, वो बहुत सारे जो है कि एक्ट ला करके या फिर अधिनियम लागू करके भारत पर शासन किए। तो भारत का संवैधानिक विकास में हम मुख्य रूप से दो तरह से इसको बांट करके देखते हैं। पहला यह देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास, संवैधानिक विकास हुआ, उसका एक अलग पीरियड है, और उसके बाद जो है कि वहाँ की ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ उसका एक अलग क्रम है। तो दोनों सेगमेंट को हम बांट कर देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जो है 1858 तक ही रहा। मतलब कि 1858 के बाद का जो काल है वहाँ पर जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है यहाँ का जो शासन और प्रशासन है वो डायरेक्ट जो है कि ब्रिटेन के जो महारानी थी उसके अधीन चला गया। तो इन दोनों पीरियडों को हम बांट करके देखते हैं। तो फिर देखते हैं कैसे शुरू हुआ। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक। भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम दो तरह से बात करके देखेंगे। पहला देखेंगे कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन, और दूसरा देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ठीक। तो कंपनी के अधीन जितने भी एक्ट आए, जितने भी प्रावधान लागू किया, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है कि और सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का एक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, तथा लास्ट में आता है चार्टर अधिनियम 1853 का। उसके बाद जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है, और यह जो है भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश क्राउन के अधीन आता है। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसके 10 साल के बाद आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। और ओवल और एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है और बड़ा चेंजेस लेके आता है 1935 का एक्ट। तो इसमें हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 2 नंबर पर हम लोग देखेंगे 1813 का एक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1773 के बाद 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का एक्ट। उसके बाद देखेंगे हम लोग 1833 का एक्ट। उसके बाद देखेंगे 1853 का अधिनियम। इतना इसमें देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 1858 का एक्ट, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद देखेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और डायरेक्ट देखेंगे फिर 1935 का अधिनियम, ठीक है। तो इसमें सारे इतने एक्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसको हम एक एक करके बारीकी से देखते हैं और बढ़िया से देखेंगे कि इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट परीक्षा में टकराता है, और उसका एक एक खाका जितना भी पूछा जाता है, मेन टॉपिक, मेन ईस्वी, मेन नाम जितने भी आएंगे, हर एक को एकदम बारीक से देखेंगे, उसको तोड़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या चीज था, ठीक। देखिए दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह था कि 1773 तक जाते जाते कंपनी में जितने भी अधिकारी काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो कंपनी के सारे लोग जो है कि सार्वजनिक व्यापार, कंपनी के व्यापार से ज़्यादा वो निजी व्यापार में संलिग्ध हो गए थे तथा अपना अपना सब व्यापार करने लगे। इस वजह से कंपनी तो डूबने लगी, लेकिन उसमें जो भी कामगार लोग थे वो काम करते करते बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, और कंपनी को जो है कि एक तरह से बोल लीजिए कि उसको घाटा में पहुंचा दिया। तो वहाँ की सरकार ये चीज़ देख रही थी, तो सरकार ने बोला कि अब से जो है आप लोगों को रेगुलेट किया जाएगा। तो वहाँ के सरकार के द्वारा ही सबसे पहले यह प्रावधान किया गया कि अब से वो आपको एक एक्ट के माध्यम से जितने भी कंपनी के अंडर कार्य कर रहे हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज बातें हैं तो देखते हैं। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट को एकदम बढ़िया से देखिए। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट जिस समय आया उस समय जो है कि बंगाल का गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 में बंगाल का गवर्नर जो है
वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ठीक, तो एक चीज देखिए कि उस समय बंगाल का गवर्नर था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा है जो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता एक ये है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी विशेषता। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी, जिस तरह से आज जो है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, उस समय जो है भारत में 3 राजधानियां होती थी। एक था बंगाल, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। ठीक, तो इसको हम अगर जो यहाँ पर देखिए बंगाल की स्थिति है, ये बंगाल है। ठीक, और यहाँ पर जो है मद्रास है, एम फॉर मद्रास, और यहाँ पर जो है कि बॉम्बे है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, बी फॉर बॉम्बे। तो ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को काफी पावरफुल बनाया गया और इसके अधीन ये लाया गया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को जो है कि पावर ज्यादा दिया गया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो है इसके अधीन कार्य करने लगे। ठीक है, ये विशेषता है इसकी। और उसके बाद इसमें एक और था यह बात कि 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन करना इसमें निहित था। मतलब कि इस एक्ट के द्वारा 4 सदस्यीय परिषद का गठन, परिषद का गठन, 4 सदस्य का एक परिषद का गठन किया गया। ठीक, इसके माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार कर रहे थे उस व्यापार को जो है कि समाप्त किया गया एवं निजी व्यापार को प्रतिबंध किया गया तथा भारत में जिससे वो उपहार और रिश्वत लेते थे वो सबको भी प्रतिबंधित किया गया। तो इसमें जो है कि मेन विशेषता क्या क्या चीज आप देखें। सबसे पहले तो इसमें जो है कि एक 4 सदस्यीय परिषद जिसको कि रेगुलेट करना था, वहाँ का जो खाका है उसको पैमाना नापना था कि क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है। वो डायरेक्ट जो है कि संसद का सदस्य हुआ करता था ब्रिटेन का। ये सदस्य जो है कि यहाँ से रिपोर्ट सौंपती थी ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो मेन रूप से इसको इसीलिए हम याद करते हैं कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। इसमें एक चीज और है, वो ये है कि सबसे पहले भारत में जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो उसको भी देख लीजिए, एक चीज नहीं छोड़ना है। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, यहाँ कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, और इसके सब पहला जज थे इम्फे, लॉर्ड इम्फे। इम्फे ये जो है कि जज का नाम है। ठीक, ये पहला जज थे इम्फे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से होता है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उसमें जो है कि एक चीज, ये सबसे बड़ा प्रावधान यह था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहला अगर जो बोले कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव कह लीजिए, क्लाइव है। और उसके बाद जो है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो गया। उसके बाद पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वो लॉर्ड विलियम बेटिंग 1833 का एक्ट हम देखेंगे, उसके द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद अगर जो पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद जो आता है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए 1773 का जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1773 में एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसमें से इस एक्ट के माध्यम से जो है कि एक सदस्य को घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट की एक यह विशेषता है कि इस एक्ट के द्वारा ही एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था। इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा, जो सदस्यों की परिषद की सदस्य की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया, संख्या को घटाकर 4 से 3 किया गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, ये कि एक जो है कि 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया 1784 के एक्ट में। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन, ठीक।
अब देखिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल क्या है उसको देखिए। सबसे पहले देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें जो है कि टोटल के टोटल उसके जो अपर अधिकारी होते थे, उसका शेयर धारक थे, उसकी संख्या थी 24। ठीक, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको देखिए कि इसकी स्थापना जो 1600 ईस्वी में होती है ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक, अब इसको देखिए कि इसमें टोटल के टोटल जो है कि 24 मेंबर थे। ठीक, 24 मेंबर थे, जिसमें कि एक जो है एक सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोस्ट पर होते थे, और बाकी जो है कि अदर मेंबर 23 होते थे। ठीक, तो एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाकी 23 मेंबर अदर मेंबर होता था, टोटल 24 था ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इसको जो है कि 24 सदस्य तो ये था ही, अब इसमें हस्तक्षेप करने लगा 6 सदस्य और, अर्थात जो है कि 6 सदस्य को जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा, नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य जो कि 1874 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से आता है। अब ये 24 सदस्य में से एक सदस्य जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और 23 मेंबर अदर होते थे। ठीक, इसमें इतना ही जानना है। बाकी अगला जो है एकदम इंपोर्टेंट जो है चार्टर एक्ट 1813 का एक्ट है, उसको आप लोग देखिए। 1813 का चार्टर एक्ट। थोड़ा स्पीड इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी अधिनियम है उसको एक ही वीडियो के अंदर समेट दिया जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है उससे संबंधित जो है कि क्वेश्चन जितना बनता है उसको कर लिया जाएगा। तो 1713 का जो एक्ट है, 1713 का एक्ट मुख्य रूप से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा जो है कि व्यापार पर काफी कंट्रोल लगाया गया, और इस एक्ट में जो है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी वो व्यापार जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के डायरेक्ट जो है कि वहाँ का क्राउन जो है वो कंट्रोल करने लगा। ठीक, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ एक ऐसे कुछ मतलब कि चाय और चीन चीन जो देश है उसका नाम है, चाय जो है जो हम पीते हैं उसका, ये दोनों का कंट्रोल अभी भी जो है कंपनी के पास ही रहा, कंपनी के पास ही रहा। ठीक है, ये दोनों का कंट्रोल अभी कंपनी ही कर रही थी, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का जो था वो हटा दिया गया और अहस्तक्षेप की नीति लागू किया गया। अहस्तक्षेप की नीति कहने का मतलब है कि व्यापार में जिसको जैसे व्यापार करना है कर सकते हैं, निजी सार्वजनिक व्यापार जितने भी ढंग के व्यापार होते हैं कोई भी कर सकता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात अहस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाया गया। इस एक्ट में एक चीज और यह कहा गया कि हम भारत में जो है कि शिक्षा के लिए 1 वर्ष में 1 लाख रुपया जो है कि वहाँ दिया जाएगा। ठीक, मतलब कि इस एक्ट की 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, दूसरा चाय और चीनी को अभी भी कंपनी ही कंट्रोल कर रही थी, और तीसरा यह बात कि अहस्तक्षेप की नीति। ठीक, और चौथा चीज ये लिख लीजिए आप लोग कि ईसाई मिशनरी जो शिक्षा प्रसार के लिए आ रही थी उसकी संख्या में और काफी बढ़ोतरी हुई। ईसाई मिशनरियों को शिक्षा प्रसार के लिए छूट, ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। एक चीज और है कि 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए, 1 लाख रुपया वार्षिक व्यय। ठीक, 1 लाख रुपया वार्षिक व्यय के दर से जो है कि यहाँ शिक्षा के लिए भारत में दिया जाने लगा। 1813 के एक्ट में सबसे पहला क्या किया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चाय और चीनी को छोड़ करके। दूसरा चीज यह किया गया कि यहाँ पर जो है कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया वार्षिक देना शुरू किया गया, हस्तक्षेप का सिद्धांत लाया गया। यही सब बातें हैं इसमें। आगे देखिए, आगे इंपोर्टेंट आता है 1833 का, 1833 का एक्ट। ठीक, अब 1833 का एक्ट क्या चीज है, अब देखिए जो चाय और चीनी के साथ व्यापार अभी भी कंपनी संभाल रही थी उसका भी अधिकार 1833 के एक्ट से ले लिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया। ठीक, पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार को ले लिया गया, पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार ले लिया गया। ठीक है,
पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार ले लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 1833 के ईस्वी में उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो विलियम बेंटिंक को जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल से हटा करके भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए 1833 के एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए कि सब देखिए एक बार हम फिर भी समझा देते हैं फिर से दोबारा। पहला जो है कि बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन, तो ये आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो आ जाते हैं आपका माउंटबेटन। उसके बाद जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो सिराज गोपालाचारी। इतना चीज ध्यान रखिए। उसके बाद आगे देखिए कि इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया। इस एक्ट के माध्यम से एक जो है कि दास प्रथा को समाप्त किया गया। पहला बात ये, दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन ये प्रतिबंध इस एक्ट के माध्यम से आया, लेकिन जो है प्रतिबंध पूर्णतः समाप्त कब हुआ, तो 1843 में। 1843 की सेंचुरी में जो है कि ये पूर्णतः समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त। ठीक, लेकिन इस एक्ट में इसका प्रावधान किया गया था। दूसरा चीज ये देखिए कि इस एक्ट के माध्यम से जो है कि एक विधि आयोग की स्थापना किया गया था। और इस विधि आयोग का स्थापना, विधि आयोग की स्थापना, विधि आयोग की स्थापना। और इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को जो है विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, इसमें इतनी चीज़ों को हम देख सकते हैं। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इस एक्ट में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग या फिर कोई विशेष तबका, जैसे कि रंग हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, या फिर कोई ऐसे आदमी जो कि बाहर से आए हैं, यूरोपीय आदमी, इस तरह से किसी भी क्षेत्र में किसी के द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी जो है कि कार्यालय में काम कर सकते हैं, उसको धर्म, जाति और रंग रूप के आधार पर हटाया नहीं जा सकता है। तो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि 1853 का एक्ट आता है। तो 1853 का एक्ट में क्या चीजें देखते हैं। 1853 का एक्ट, 1853 का एक्ट। सबसे पहले देखिए 1853 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1853 के एक्ट में ही जो सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा को आरंभ किया गया था। प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ, मतलब कि जो भी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे वो पहले डायरेक्ट चुने जाते थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अब जो भी कंपनी में ऊंचे पद यानी कि सिविल सेवा, विशेष रूप से सिविल सेवा में जो भी आना चाहेगा उसके लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया जाएगा, तब जाकर के वो आ सकते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है 1853 के एक्ट से माना जाता है। और एक चीज, सबसे पहला बात ये चीज देखिए कि पहला भारतीय कौन थे जो कि सिविल सेवा में सेलेक्ट हुए थे। मतलब कि सिविल सेवा को निकालने वाले व्यक्ति सबसे पहला उनका नाम आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 का जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 1863 में, वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, उसके बाद जब एग्जाम 1871 ईस्वी में हुआ तो उस समय 3 भारतीयों ने एक ही बार में जो है सिविल सेवा को क्रैक किया। उसमें पहला नाम आता है आरसी दत्ता का, दूसरा जो है एसएन बनर्जी का, तीसरा है बिहारी लाल गुप्ता। ठीक, तो 1871 ईस्वी की परीक्षा में 3 व्यक्ति आते हैं। तो पहला व्यक्ति है आरसी दत्ता, दूसरा व्यक्ति है एसएन बनर्जी, तीसरा है बिहारी लाल गुप्ता, बिहारी लाल गुप्ता। ठीक, अब प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के एक्ट में। पहला जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, बहुत बार एग्जाम में आता है। 1871 में 3 बार आरसी दत्ता। आरसी दत्ता का एक पुस्तक है वॉल्यूम फर्स्ट जो है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, एसएन बनर्जी, वही एसएन बनर्जी जो बॉम्बे एसोसिएशन से संबंधित है। बिहारी लाल गुप्ता वही जो कि एल्बर्ट बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति यही है। ठीक है, तो 1853 का जो है कि मुख्य रूप से हमको याद रखना है वो इसलिए क्योंकि यहीं से जो है प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा सेगमेंट का पहला टॉपिक।
1858 का अधिनियम 1858 का अधिनियम को हम इसलिए भी बढ़िया से देखने का कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है कि कंपनी जो अपना प्रशासन चला रही थी उसको जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हटा करके सीधे महारानी के हाथ में दे दिया गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता, ठीक, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चल गया। और यही जो महारानी की जो वहां से पत्र लिखकर भेजी थी उसको जो है कि विभिन्न जगह पर जो है कि भारत के शहर में पढ़कर सुनाया गया था। जैसे कि इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया उसको कैनिंग के द्वारा। कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी की घोषणा को पढ़ा था। महारानी की घोषणा को पढ़ा, ठीक। अब इसमें देखिए कि ये बहुत सारा बदलाव लेकर के आया इस एक्ट। सबसे पहला इसमें एक चीज ये है कि ये प्रावधान किया गया कि जो ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था थी और जो मंत्रिपरिषद में जो है कि 3 सदस्य रहता था। शुरू में जो कि 1773 में प्रावधान किया गया था 4, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में ला करके उसको घटा करके संख्या किया गया 3, ठीक। और उसी तरह से ये पिट्स इंडिया एक्ट में भी 6 नियंत्रक मंडल के टोटल 6 सदस्य को सेलेक्ट किया गया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से उसको कंट्रोल करते थे। ये सारा का सारा व्यवस्था जो कि खत्म करके जो वहां एक नया व्यवस्था लाया गया और उस व्यवस्था में जो है कि ठीक उस व्यवस्था में एक सचिव, एक परिषद, भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद इसके द्वारा लाया गया, ठीक। भारत परिषद जिसमें कि 1+15 मतलब एक जो है सचिव और 15 अन्य सदस्य, ठीक। तो यही सचिव जो है आप सुनते होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1909 को जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले जो है वो सचिव का नाम है, मिंटो जो है वायसराय का नाम है। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू जो है वो सचिव का नाम है, चेम्सफोर्ड जो है वायसराय का नाम है, ठीक। तो ये व्यवस्था यहाँ पर किया गया। उसके बाद अगला अधिनियम हम लोग का आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1861 में एक ही महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अधिकार मतलब अध्यादेश से क्या समझते हैं? अभी अगर जो देखते हैं कि अध्यादेश हम लोग पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार में जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 101, 2, 3 के द्वारा। ये राष्ट्रपति ये सब देखते रहेंगे। और 2, 1, 3 के द्वारा राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। लेकिन ये अध्यादेश की व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1861 की देन है। तो इसमें एक ही बात को हमको देखना है कि भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वायसराय को दिया गया। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट हमारा एक डेट आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को हम अच्छे से देखते हैं क्या चीज है। संदीप भारत शासन अधिनियम 1909 इसको जो है कि मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक। मार्ले जो है सचिव है और मिंटो जो है वायसराय, ठीक। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों के लिए लाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति वैसे पद्धति को कहते हैं जो एक विशेष वर्ग के द्वारा अपने वर्ग के व्यक्तियों को चुना जाता है। इसमें यह कहा गया कि मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही चुन सकता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के माध्यम से। सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसमें जो है कि यह अधिकार दिया गया कि वायसराय के जो है कि कार्य क्षेत्र जहां आते थे उनके अंदर में जितने भी लोग कार्य करते थे उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कि एक वैसे व्यक्ति हैं जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय के रूप में कार्यरत हुए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक। ये वायसराय के परिषद में प्रथम व्यक्ति कार्य करने वाले, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है कि
अगला हमारा आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। 1919 ठीक। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, इस भारत शासन अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू जो है सचिव है और ये जो है वायसराय है। इसमें यह प्रावधान किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में कि जो है कि सबसे पहले तो 1919 में पार्लियामेंटों में दिया गया था कि सिर्फ मुसलमान को सांप्रदायिकता के आधार पर चुना जाएगा, लेकिन ये शासन व्यवस्था में जो है मुसलमान के साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय या फिर यूरोपियों को भी चयन जो है कि उसी के आदमियों के द्वारा दिया जाएगा। तो इसमें यह व्यवस्था सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए लाई गई थी, सांप्रदायिकता को और विस्तार किया गया इसके माध्यम से। और इसमें ही व्यवस्था यह किया गया था कि अब जो है कि प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था इसके माध्यम से लाया गया था, प्रांतियों में द्वैत शासन व्यवस्था। और इसी में एक प्रावधान किया गया था कि ऑल ओवर इंडिया पर एक जो है कि ऐसा अखिल सेवा का गठन किया जाए, ऐसा कमीशन का गठन किया जाए जो कि पूरा भारत को लीड करे। तो इसी के आदेश पर यूपीएससी का गठन 1926 ईस्वी में किया गया था। यूपीएससी का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 315 में, आर्टिकल 315 में 1926 में इसका स्थापना होता है। ठीक, ये इसलिए एक जो है कि इम्पोर्टेंस रखता है, इसमें और कोई विशेष चीज नहीं है। सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है बढ़ावा दिया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किया। उसके बाद ओवरऑल लास्ट में आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है, जबकि ये एक जो है कि बहुत बड़ा एक खाका था, एक बहुत लंबा दस्तावेज था। ठीक, यह एक लंबा दस्तावेज और विस्तृत काफी था, जिसमें जो है कि 321 धारा एवं 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैत शासन लागू। एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रांत में जो 1919 में लागू किया गया था, इसमें इसको समाप्त किया गया, इसको लागू किया गया था। दूसरा चीज ये है इसकी विशेषता कि इसी के माध्यम से आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक, और इसी के आलोक में जो है कि संघीय न्यायालय का भी स्थापना का प्रावधान किया गया था, संघीय न्यायालय। ठीक, ये सब चीजें हैं जो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। ठीक, कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में नेहरू का एक स्टेटमेंट है कि यह जो है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। मतलब नेहरू इसके बारे में बोलते हैं, नेहरू कि अनेक ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी है। ठीक, जिन्ना इसके बारे में बोलता है कि यह एक सा और गला व्यवस्था है। ठीक, इसकी यह विशेषता है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर ओवरऑल हम जितने भी भारत शासन अधिनियम या फिर इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे सबको हमने कवर अप किया। एक बार शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल जो है कि पहला जो बना वारेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही जो है कि एक DOC की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है कि आता है 1813 का एक्ट। इस एक्ट के द्वारा है जो कि कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी के साथ उसका व्यापार अभी भी बना हुआ था। ठीक, उसमें जो है कि हस्तक्षेप की नीति लागू करने का प्रावधान था। फिर देखें 1833 का एक्ट। इसके द्वारा है जो कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक, उसके बाद जो है कि इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आता है 1853 का एक्ट। 1853 के एक्ट के द्वारा हम देखते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। फिर आता है 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट के द्वारा जो है महारानी के हाथ में पूरा का पूरा सत्ता चला जाता है, क्राउन के हाथ में। यहीं पर 15 सदस्यों वाला और एक सचिव के साथ 15 सदस्य वाला एक भारत परिषद का स्थापना होता है। उसके बाद 1861 का एक्ट हम देखते हैं, जिसमें कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद जो है कि हम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 देखते हैं, जो कि सांप्रदायिक आधार पर जो है कि मुसलमानों को
निर्वाचन करने की व्यवस्था इसमें किया गया था। फिर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें मुसलमान के साथ साथ जो है ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के लिए विस्तारित किया गया। उसके बाद हम इसी में देखते हैं कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद जो है कि अगला इसका आता है भारत शासन अधिनियम 1935 में मेन प्रावधान था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति किया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को आरंभ किया गया। इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक संघीय न्यायालय का प्रावधान इसी के माध्यम से किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।